हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब हेल्थ वाइज तो अच्छे हो। पर बच्चे, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स अच्छे से स्टडी नहीं कर रहे। बेटा, आप लोगों के रिस्पॉन्सेज ही नहीं आते कि सर हमारा रिटायरमेंट हो गया, हमने इतने बैक क्वेश्चंस ट्राई किए, उसके बाद हमें ये डाउट है, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि किस दिन मुझे वीडियो बनानी है, किस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी है। बच्चों, आज मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं चैप्टर नंबर 7 डेथ। अकॉर्डिंग टू मी रिटायरमेंट खत्म हो चुका है। रिटायरमेंट का सारा कॉन्सेप्ट आपको करा चुका हूं, सारे होमवर्क दे चुका हूं, आप सबके लाइव क्लास में डाउट ले चुका हूं, प्लस एक डाउट की लास्ट वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर चुका हूं। तो बच्चे, आज हम अपना न्यू चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर। क्या है जी? डेथ ऑफ अ पार्टनर। हमारी पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स क्या हैं, चैप्टर नंबर 2 में सीखा। अगर रेशो चेंज होगी तो अकाउंटिंग कैसे होगी, चैप्टर नंबर 4 में सीखा। उसके बाद अगर कोई पार्टनर फर्म में एडमिट हो जाए तो एडमिशन के दौरान अकाउंटिंग कैसे की जाती है। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाए तो रिटायरमेंट के दौरान एंट्री कैसे की जाती है, अकाउंटिंग कैसे की जाती है, हम सब सीख चुके हैं। आज जो हम सीखने वाले हैं, हम सीखेंगे डेथ। सर डेथ सीखेंगे? नहीं बच्चे, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। यानी आज हम मरे हुए बंदे की अकाउंटिंग सीखने वाले हैं। ओ माय गॉड बच्चे, अकाउंट्स किसी को नहीं छोड़ता, चाहे कोई जिंदा इंसान है या कोई मर चुका। डेथ, एक पार्टनर के डेथ होने पर भी उसकी अकाउंटिंग की जाती है। उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो हम सीखने वाले हैं। डेथ ऑफ अ पार्टनर। एक सिंपल सी बात सुनो, ए बी सी 3 पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 5:3:1। सपोज करो सी एक्सपायर हो गया। सी क्या हो गया? एक्सपायर। सी बच्चे मर गया तो कितने पार्टनर रह गए? एक तरह से नई फर्म बनेगी ए और बी के बीच में, जिनकी रेशो है 5:3। यह है न्यू रेशो। कहने का मतलब, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो हमारी अलग दोबारा से फिर पार्टनरशिप डीड बनती है। क्यों? पहले बिजनेस के 3 पार्टनर थे, अब एक पार्टनर मर गया तो पार्टनर हो गए 2। तो नए पार्टनर, न्यू पार्टनर कौन है? ए एंड बी। इनके बीच में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी, इनके बीच में न्यू पार्टनरशिप डीड बनेगी। इसको भी बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, कि फर्म दोबारा से बन रही है। तो बच्चे, सेम जैसे आप रिटायरमेंट की न्यू रेशो निकालते थे, सेम एज इट इज डेथ के केस में न्यू रेशो निकलेगी। अगर कुछ नहीं बताया, सी मर गया तो ए और बी की नई रेशो हो जाएगी 5:3। अगर इन्होंने बताया है कि सी मर गया, उसका शेयर ए और बी ने इस रेशो में ले लिया, देन सेम न्यू रेशो, सेम एज रिटायरमेंट, कुछ भी नहीं है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या सीखना है। बच्चे, डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये हमारा चैप्टर है। इसके अंदर जो हमें टॉपिक सीखने हैं उस टॉपिक्स की बात करते हैं बेटा। पहले हम सीखेंगे कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सेकंड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। फोर्थ, revaluation of assets and liabilities। हाँ जी बेटा, देखिए ये एक रिकॉन्स्टिट्यूशन है। रिकॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? 2 पार्टनर, 3 पार्टनर थे, एक मर गया तो बच्चे नए पार्टनर आ गए ना फर्म में, ए और बी न्यू पार्टनर बन गए ना, उनके बीच में अलग से रेशियो डिसाइड होगी, अलग से सारे टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म है। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है तो हम करते हैं कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। सर
बच्चे हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सेम एज रिटायरमेंट, सेम एज रिटायरमेंट। देखो बच्चे, जब एक पार्टनर रिटायर करता है, पहले 3 पार्टनर थे ए बी सी, तीनों के बीच में प्रॉफिट शेयर होता था। जब एक पार्टनर रिटायर कर गया तो अब उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, यानी जो रिटायरिंग पार्टनर होता है वो एक सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है। क्यों? पहले प्रॉफिट मिलता था, रिटायर होने के बाद प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उसने अपना प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर दिया। ऐसे ही बच्चे, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो जो डिसीज्ड पार्टनर होता है, डिसीज्ड पार्टनर मतलब मरा हुआ पार्टनर, डिसीज पार्टनर, जो बच्चे डिसीज पार्टनर होता है ना, वो भी हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है। ठीक है, तो बच्चे सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जैसे था रिटायरमेंट का, सेम इसका होगा। सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सेम, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस सेम, रिवैल्यूएशन सेम। लो जी, पूरा चैप्टर खत्म, सब कुछ सेम होने वाला है, इसीलिए कहा था चेंज इन रेशियो को अच्छे से पढ़ लो। सेम बच्चे सेम, बस इस चैप्टर में सिर्फ एक बात सिखानी है आपको जो कि न्यू है आपके लिए, बाकी सब कुछ सेम है। उस बात को मैं सिखाने वाला हूं, अपना होमवर्क नोट कर लो। इलस्ट्रेशन नंबर 1 to सारे इलस्ट्रेशन, आई थिंक 18 इलस्ट्रेशन है, 18, 1 to 18 सारे आपका होमवर्क है। बच्चे देखो, बच्चे एक ईयर है ये, हाँ जी, ये एक अकाउंटिंग ईयर है। बच्चे देखो, जो रिटायरमेंट होती है ना, रिटायरमेंट प्लान होती है। ऑब्वियसली हम प्लानिंग करते हैं कि हमें रिटायरमेंट कब लेनी है, हम इस साल के एंड में लेंगे, किस ईयर के एंड में लेंगे। रिटायरमेंट कैन बी प्लान्ड, आप रिटायरमेंट को प्लान करते हो, इसीलिए 99.99% केसेस में जो रिटायरमेंट होती है वो ईयर एंड पे होती है। ईयर एंड पे आपने रिटायरमेंट लेनी है, बहुत ही कम चांसेस हैं कि आप ड्यूरिंग द ईयर लोगे। हर इंसान एक साल कंप्लीट होने पे, आपने बहुत देखा होगा 31 मार्च को ये बंदा रिटायर हो रहा है, 31 मार्च को ये बंदा रिटायर हो रहा है। जनरली जो रिटायरमेंट होती हैं वो प्लान्ड होती हैं, हाँ है ना, और जनरली रिटायरमेंट ईयर एंड पर होती हैं। ऐसा कंफर्म नहीं है, अगर आप रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर लेना चाहो ले सकते हो, पर बच्चे जनरली रिटायरमेंट हम ड्यूरिंग द ईयर नहीं लेते। हमें रिटायर होना है, हम साल के बीच में नहीं होंगे, हम पूरा सेशन कंप्लीट करेंगे, पूरा ईयर कंप्लीट करेंगे और एंड में जाके रिटायर हो जाएंगे। तो जनरली रिटायरमेंट यहां पे होती है 31 मार्च को, या फिर ईयर के स्टार्टिंग में। एक ही बात हो गई ना, 31 मार्च या 1 अप्रैल, हमने यहां रिटायरमेंट ले ली। यानी रिटायरमेंट या तो साल के पहले दिन या एंड डे कभी भी हो सकती है, है ना। पर बच्चे जो डेथ होती है ना, डेथ को आप प्लान नहीं कर सकते। डेथ प्लान नहीं हो सकती। सर हो सकता है ना बच्चे, जो प्लान होता है ना वो मर्डर होता है। आप मर्डर को प्लान करते हो कि इस दिन इस इंसान को मार देंगे, वो मर्डर है। मैं डेथ की बात कर रहा हूं जो नेचुरल कॉज से होती है। अचानक से किसी को कोरोना हुआ, बंदा चला गया, क्या प्लान किया था आपने? रात को सोए हो, सुबह आंख ही नहीं खुली, प्लान किया था आपने? नहीं। तो बच्चे रिटायरमेंट की चांसेस क्या है, वो ड्यूरिंग द ईयर नहीं होगी। एक सेकेंड, क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं। हाँ जी बेटा, क्या कॉन्सेप्ट है? जो रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट जनरली ईयर एंड पर होगी। जो रिटायरमेंट है राजे, वो ईयर एंड पर होगी। पर जो डेथ है, डेथ ड्यूरिंग द ईयर भी हो सकती है। डेथ कहीं भी हो सकती है। ये अप्रैल है, अप्रैल मई जून, सपोज करो 30 जून को डेथ हो गई। समझ आ रही है बच्चे? रिटायरमेंट ईयर एंड पे होती है और आपको जो डेथ है, डेथ वो ड्यूरिंग द ईयर देखने को मिल सकती है। हाँ जी सर, बिल्कुल मिल सकती है। डेथ तो कभी भी हो सकती है, हो सकता है डेथ एंड को हो जाए, हो सकता है डेथ ड्यूरिंग द ईयर हो जाए। ठीक है बच्चे,
तो मैं आपको यह कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि अगर डेथ ड्यूरिंग द ईयर हो तो क्या करना है। एक अप्रैल 2019, 31 मार्च 2020, यहां पे आ जाएगा 31 मार्च 2021। देखो बच्चे, हमारे पास ये 2 ईयर हैं, ये है हमारा प्रीवियस ईयर, ये है हमारा करंट ईयर, ये 2 साल हैं हमारे पास, हाँ है ना बच्चे। हुआ क्या, बंदे की डेथ यहां पे हो गई 30 जून को। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, ये तो था मेरा, ये करंट ईयर है, ये करंट ईयर। जो रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट जनरली ईयर एंड पे होगी या इस ईयर एंड पे होगी। जो डेथ है, डेथ कभी भी हो सकती है। मेरा ये साल चल रहा था, 31 मार्च तक की हमने बैलेंस शीट बना चुके हैं, यहां तक की बैलेंस शीट बना चुके हैं, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था। अचानक से 30 जून को, अचानक से 30 जून को एक बंदा एक्सपायर हो गया। अब बच्चे ध्यान से समझना, 30 जून को एक बंदा मर गया। अब पॉइंट क्या है इसमें, सीखना क्या है हमें। देखो बच्चे, इस इंसान को यहां तक का जो प्रॉफिट है वो तो मिल चुका होगा। 31 मार्च को जब ईयर एंड हुआ, हम सारा अकाउंटिंग कर चुके हैं। पर बेटा ड्यूरिंग द ईयर इतने टाइम, 3 महीने उसने काम किया है ना, हाँ है ना। इस 3 महीने, अप्रैल मई जून, 3 महीने उसने अच्छे से काम किया, तो बच्चे 3 महीने का प्रॉफिट उसको मिलना चाहिए ना, हाँ है ना, बिल्कुल मिलना चाहिए। ये 3 महीने उसने काम किया है। सर वो पार्टनर तो मर गया, उसको प्रॉफिट कैसे मिलेगा? क्या सर हम स्वर्ग या नरक वहां जाके प्रॉफिट दे के आएंगे कि भैया अपना हिस्सा ले जा? नहीं, ऐसा नहीं होता बच्चे। LIC जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अगर आप मर जाते हो तो लाइफ इंश्योरेंस का पैसा किसको मिलता है? मान लो मैंने लाइफ इंश्योरेंस करा रखी है और कल मेरी टिकट कट गई बच्चे, तो जो मेरा लाइफ इंश्योरेंस है उसका पैसा किसे मिलेगा? ऑब्वियसली मेरे नॉमिनी को, मेरे एग्जीक्यूटर को, मेरी फैमिली को। ऐसे ही जब कोई पार्टनर एक्सपायर कर जाता है तो आज तक का जितना भी उसका प्रॉफिट का शेयर है वो उसके एग्जीक्यूटर, उसके नॉमिनी को मिलता है। एग्जीक्यूटर मतलब नॉमिनी, उसकी फैमिली, उसके बच्चे। बात समझ आई? तो बेटा क्या सर समझाना क्या चाहते हो? अरे कुछ नहीं समझाना चाहता नालायकों, एक इतना सा पॉइंट है, मुझे लगता नहीं वो मुझे समझाने की जरूरत है, पर बच्चे आप लोग नालायक हो ना, इसीलिए करा रहा हूं। क्या कराता हूं? देखो जी, अगर ड्यूरिंग द ईयर, ये मेरा ईयर शुरू हुआ था, ये मेरा ईयर शुरू हुआ, ओके चलो मैं इसको गायब भी कर देता हूं। लो टेन टेन टेन, लो जी, इस साल को गायब भी कर दिया, खत्म। ये मेरा एक साल है, 1 अप्रैल 2020। सुनो जी, 1 अप्रैल 2020 मेरा ईयर शुरू हुआ, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। 30 जून को यहां पे जाके एक पार्टनर एक्सपायर हो गया, हमारा एक पार्टनर चला गया राम भरोसे, गोन, टिकट कट गई बच्चे, है ना। ओके सर कैसे चला गया? अरे भैया वैष्णो देवी की यात्रा पे गया था, घर से दूर वैष्णो देवी की यात्रा पे गया था और फिर गया कार खाई में। बच्चे कैसे भी, कोई भी रीजन हो सकता है इसका मरने का। आजकल तो एक बड़ा मस्त रीजन है कोरोना, है ना, चला गया, क्या करें। अब देखो बच्चे, 30 जून को ये बंदा एक्सपायर हो गया। अब 30 जून, 1 अप्रैल तक से 30 जून तक का उसका प्रॉफिट बनता होगा। प्रॉफिट या लॉस? अगर प्रॉफिट बनेगा तो प्रॉफिट उसके फैमिली को दिया जाएगा, अगर लॉस बनेगा तो लॉस उसकी फैमिली से रिकवर किया जाएगा। कहने का मतलब ड्यूरिंग द ईयर इतने टाइम का हमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। मैं क्या सिखाने वाला हूं? प्रॉफिट या लॉस, इस टाइम का प्रॉफिट या लॉस
शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर, डिसीज पार्टनर का कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ इस टाइम में वो उसको देना है। तो बच्चे हमें ये सीखना है। ठीक है बच्चे, क्या सिखाने वाला हूं मैं आपको? शेयर ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस, कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी। शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, ये सीखेंगे बच्चे। इसके निकालने के दो मेथड हैं। डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालना है, इसके दो मेथड हैं। एक मेथड है बच्चे, मेथड नंबर 1, ऑन टाइम बेसिस, आप टाइम के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। सेकंड है ऑन सेल बेसिस। हाँ जी, ऐसे ही नोट्स बनाने हैं आपको। डिसीज्ड पार्टनर का शेयर दो तरीकों से निकल सकता है, एक टाइम के अकॉर्डिंग, दूसरा सेल बेसिस। तो आइए बच्चे, सबसे पहले हम सीखने वाले हैं ऑन टाइम बेसिस। हाँ जी बच्चे देखो, ये एक ईयर था, ABC, हेडिंग बना लो ऑन टाइम बेसिस। ABC आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 1:1:1। B क्या हुआ? B एक्सपायर हो गया। चलो B को छोड़ो, C को मारते हैं। C डेड, C की डेथ हो गई, C एक्सपायर हो गया। एक सेकेंड भैया, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं। भाई मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं भैया, हाँ जी बेटा, क्या सिखा रहा हूं मैं आपको? शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। हाँ जी, ABC पार्टनर थे जिनकी रेशो 1:1:1 थी। C एक्सपायर हो गया, होने दो, C चला गया। ठीक है जी, ये एक प्रीवियस ईयर है हमारा, ये एक करंट ईयर है। ये है सपोज करो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। यहां पे 30 जून 2020, 31 मार्च 2021। देखो जी, ये है हमारा यहां से यहां तक, ये है हमारा प्रीवियस ईयर, पिछला साल, और यहां से यहां तक ये है हमारा करंट ईयर, जो हमारा साल चल रहा है। यहां पे हो गई डेथ, सीज डेथ। तो बच्चे इतने टाइम का, ये है 3 महीने, ये है 9 महीने। ये पूरा साल है मेरा। 3 महीने बाद सी मर गया, तो हमें 3 महीने का, इस 3 महीने का प्रॉफिट निकालना है कि सी का कितना प्रॉफिट है वो निकालना है। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ आती है। अब बच्चे पॉइंट क्या है, हमें ना पिछले साल का, लास्ट ईयर तो कंप्लीट हो चुका है, हमें लास्ट ईयर का प्रॉफिट पता था। हमारा लास्ट ईयर का प्रॉफिट था, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था 12 लाख रुपए। बच्चे ध्यान से ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझना, सुनो मेरी बात बच्चे। ये हमारा करंट ईयर है, ये वाला। अभी तो हमारा बिजनेस शुरू हुआ था, हम काम कर रहे थे और यहां पे सी एक्सपायर हो गया, सी मर गया। बच्चे इस ईयर के अकाउंट्स अभी हमारे नहीं बने, हमें नहीं पता कि इस साल में हमने कितना प्रॉफिट कमाया है, हमें नहीं पता। अब हम कैसे निकालेंगे सी का शेयर? सी के घर वाले हमारे पास आ गए कि भैया 3 महीने के पैसे दो, सी मर गया उसके पैसे दो। हम कैसे निकालेंगे सी का शेयर? हमें तो पता ही नहीं कि करंट ईयर में हमारा कितना प्रॉफिट है। तो बच्चे हम एक अजम्पशन लगाते हैं। हम अजम्पशन क्या लगाते हैं? देखो जी, हमारा पिछले साल में कितना प्रॉफिट हुआ था? 12 लाख रुपए प्रीवियस ईयर में। हम एज्यूम करते हैं कि इस ईयर का भी
पूरी फर्म का प्रॉफिट कितना होगा 12 लाख रुपए। समझ आई? इस केस में जब हम टाइम के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि भैया करंट ईयर का प्रॉफिट भी कितना होगा। एज्यूम करंट ईयर प्रॉफिट 12 लाख। समझ आई? क्यों? इस ईयर की अकाउंटिंग नहीं की, इस ईयर का प्रॉफिट नहीं पता, तो हमने जो लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ था हम ये मान के चल रहे हैं इस ईयर भी यही प्रॉफिट होगा। तो बच्चे पूरे साल का प्रॉफिट हमें पता चल गया 12 लाख है, तो बेटा 3 महीने का प्रॉफिट कितना होगा। हम मानते हैं हर महीने सेम प्रॉफिट हो रहा है। पूरे साल में अगर 12 लाख प्रॉफिट है तो हर महीने 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। हाँ ना? कैसे निकाला? 3 मंथ्स प्रॉफिट। ये जो 12 लाख है 12 लाख, ये है 12 महीने का, तो 3 महीने का कितना होगा 3 लाख। समझ आ रही है? 12 लाख पूरे साल का है, तो इस 3 महीने का प्रॉफिट कितना होगा 12 लाख डिवाइडेड 12, 1 महीने का आ गया इंटू 3 महीने का आ गया, 3 लाख रुपीस आ गया। ये 3 लाख सी का है या पूरी फर्म का? पूरी फर्म का। बच्चे ध्यान से समझो, ये 12 लाख पूरी फर्म का था 12 महीने का, तो 3 महीने का 3 लाख रुपए पूरी फर्म का है। तो इससे सी का शेयर कितना है 1/3, इसमें सी का कितना इंटू सीज शेयर 1/3 कितना आ गया, दैट इज 1 लाख रुपीस। ये आ गया सी का प्रॉफिट। आई होप आपको निकालना आ गया। हाँ है ना? कैसे निकलता है ये निकलता है बच्चे, ध्यान से देखना, सीज प्रॉफिट या फिर डिसीज पार्टनर प्रॉफिट। कैसे निकला? टोटल प्रॉफिट अपॉन 12 मंथ्स इनटू टाइम। 2 महीने 3 महीने डेथ हुई है ना, यह आ जाएगा पूरी फर्म का इनटू सीज शेयर। बच्चे देखो, बेसिकली ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, अपना दिमाग को बड़ा करो। बच्चे देखो, लास्ट ईयर का प्रॉफिट 12 लाख है, तो हमने एज्यूम किया इस साल का प्रॉफिट भी 12 लाख है। पूरी फर्म का पूरे साल का प्रॉफिट 12 लाख है। अगर 12 महीने का प्रॉफिट है 12 लाख, तो 1 महीने का कितना होगा 12 लाख अपॉन 12, और 3 महीने का कितना होगा 12 लाख अपॉन 12 इंटू 3। यूनिटरी मेथड बच्चे, पूरी फर्म का 3 महीने का आ गया, पूरी फर्म का आ गया, सी का उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, सी का शेयर आ जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ आ गई। आई होप ये बात आपको समझ आ गई। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ऐसे ही निकलेगा। अगर आप कहते हो सर इसका फॉर्मूला लिखवा दो, तो मैं फॉर्मूला भी लिखवा देता हूँ, पर बच्चे फॉर्मूला लिखने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। टाइम बेसिस पे हमें क्या निकालना है, डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस। हाँ जी, कैसे निकलेगा, टोटल प्रॉफिट या फिर टोटल लॉस अपॉन 12 मंथ्स इनटू टाइम टिल डेथ इनटू डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर। देखो जी, ऐसे निकलेगा, पूरे साल का प्रॉफिट पता है तो 12 महीने से डिवाइड कर दिया, 1 मंथ का प्रॉफिट आ गया। 3 महीने में तो 3 महीने इनटू उसका शेयर, ये आ जाएगा। इस फॉर्मूले को लिखना है, फॉर्मूले को लिख लो। ऐसे निकालते हैं प्रॉफिट। डिसीज पार्टनर जब मर जाएगा तो उसके हिस्से का आज तक का प्रॉफिट कितना होगा, ऐसे निकलेगा। अब है बच्चे सेकंड पॉइंट, ऑन सेल बेसिस। ऑन सेल बेसिस, आइए इसको भी सीखते हैं। ये है मेरा प्रीवियस ईयर, 1 अप्रैल 2019, 31 मार्च 2020,
यहाँ पे डेथ हो गई 30 जून 2020 और ये है 31 मार्च 2021। ठीक है ना बच्चे। ये देखो यहाँ पे ये नया ईयर शुरू हो गया ना, तो ये है 3 महीने यहाँ से यहाँ तक, ये है 9 महीने यहाँ से यहाँ तक। सुनो जी, हुआ क्या राजे, डेथ हो गई यहां पर, ईयर यहां से शुरू हुआ, 3 महीने बाद डेथ हो गई, तो कैसे निकलेगा अभी देखते हैं। हमें ना प्रीवियस ईयर की सेल पता थी, प्रीवियस ईयर की सेल थी 10 लाख रुपए, लास्ट ईयर की, इस ईयर की और प्रीवियस ईयर, ये है हमारा प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट भी पता है 1 लाख रुपए है, ठीक। और हमें 3 महीने की सेल पता है, इस 3 महीने की 3 मंथ्स सेल, दैट इज 6 लाख। बच्चे ध्यान से समझो, अभी तक 3 महीने बिजनेस हुए थे हमें करते हुए, 3 महीने में हमने 6 लाख की सेल कर दी थी, और लास्ट ईयर हमारे पूरे साल में 10 लाख की सेल हुई थी, पूरे साल में इतना प्रॉफिट हुआ था। अब निकालो 3 महीने का प्रॉफिट, कैसे निकलेगा बच्चे। देखो अब यहां तो पता नहीं ना हमें कितना प्रॉफिट है, हमें प्रीवियस ईयर की हेल्प भी लेनी पड़ती है। क्यों? करंट ईयर की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रीवियस ईयर को हम बेस मान के काम करते हैं। देखते हैं जी, प्रीवियस ईयर में सेल थी इतनी, प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट था इतना, तो प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट की परसेंटेज क्या थी, प्रीवियस ईयर में कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, चेक करते हैं। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की क्या परसेंटेज थी, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100। प्रॉफिट कितना है 1 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, ये आ जाएगा बच्चे 10%। निकाल के दिखा देता हूं, आप लोग ना लायक हो। प्रॉफिट कितना है 1 लाख, सेल कितनी है 10 लाख इंटू 100, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 10 बच गया ना, ये आ गया 10% प्रॉफिट। समझ रहे हो बच्चे, लास्ट ईयर हमें 10% का प्रॉफिट हुआ था, चेक भी कर लो। ये तो निकालना आ गया आपको, प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100, चेक कर लो। मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने निकाला यहां पे लास्ट ईयर हमें प्रॉफिट हुआ था 10%, चेक कर लो क्या इतना ही था। प्रॉफिट है सेल इंटू रेट अपॉन 100, सेल कितनी है 10 लाख इंटू रेट अपॉन 100, आ गया ना 1 लाख का प्रॉफिट। अगर 10 लाख की सेल है और 1 लाख का प्रॉफिट है, इसका मतलब 10% प्रॉफिट है, हाय ना। चलो इसको दोबारा से वही कर देते हैं। हाँ जी, लास्ट ईयर हमारी सेल थी 10 लाख और लास्ट ईयर हमें प्रॉफिट हुआ था 1 लाख का। तो हमें देखना है लास्ट ईयर हमें कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ था। तो कैसे निकलेगी बच्चे, दोबारा से परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100, दैट इज 10%। ये आ जाएगा जब आप प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100 करोगे 10%। तो बच्चे लास्ट ईयर हमें कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ था 10%। तो बच्चे अब की बार भी हमें कितने परसेंट प्रॉफिट होगा 10%। तो इस ईयर की 3 महीने की सेल पता है मुझे 6 लाख है, प्रॉफिट कितना है मेरा, प्रॉफिट है बच्चे 10%, प्रॉफिट है 10%। कैसे पता, लास्ट ईयर से निकाल लिया, प्रॉफिट है 10%। आइए तो इस ईयर के 3 महीने का प्रॉफिट कितना होगा 6 लाख इंटू 10%, दैट इज 60,000। ये जो 60,000 है ये 3 महीने का प्रॉफिट है, 3 महीने में 60,000 पूरी फर्म का है, तो मरे हुए सी का कितना होगा इंटू 1/3, दैट इज 20,000। समझ आ गई बच्चे, कहने का मतलब अगर तो हमें सेल गिवन नहीं है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट पता है, तो उसका बेस मान के निकाल सकते हो। अगर सेल पता है तो पहले सेल के ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट होगी, देन ये परसेंटेज इस सेल पे अप्लाई कर दो, पूरे फर्म का प्रॉफिट आ जाएगा, पूरे फर्म का प्रॉफिट इंटू डिसीज पार्टनर का शेयर इंटू उसका शेयर आ जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ आई है। ठीक है बच्चे, ये बात आपको समझ आ गई, क्लियर हो गया।
अच्छा जी, आपने प्रॉफिट तो निकाल लिया, या तो आप देखो डेथ में ना सबसे पहला स्टेप ये है, आपको डिसीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट निकालना है ड्यूरिंग द ईयर, या तो सेल बेसिस पे निकलेगा या टाइम बेसिस पे। अब जो प्रॉफिट निकाल लिया उसकी एंट्री क्या होगी वो देखते हैं। देखो जी, जो प्रॉफिट निकाला है उसकी एंट्री क्या होगी, देखो आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस, आपने जो भी प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया है फिर करना क्या है बच्चे। देखो इसके अंदर आपको दो चीज देखनी है, दो चीजें, एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ न्यू पार्टनर इज सेम, या देखना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ न्यू पार्टनर इज नॉट सेम, या फिर इज चेंज्ड। सर मतलब देखते हैं बच्चे, मतलब समझो ध्यान से क्या मतलब है इसका। आपके पास तीन पार्टनर थे ए बी सी, इन तीनों पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 5:3:2। वो क्या बोलते हैं, सी मर गया, सी एक्सपायर, और कहते हैं न्यू रेशो ऑफ ए एंड बी विल बी 5:3। बच्चे मुझे बताओ ए और बी की पहले रेशो क्या थी 5:3, ए और बी की न्यू रेशो क्या है 5:3, रेशो सेम है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ न्यू पार्टनर इज सेम, अगर तो सेम है, सेम मतलब ऐसे पहले भी 5:3 थी अब भी 5:3 है। ये क्या केस है, ए बी सी पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 5:3:2, सी मर गया और ए और बी की फॉर एग्जांपल न्यू रेशो आई है 2:1। पहले क्या थी ए और बी की रेशो 5:3, अब क्या है 2:1। इसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ न्यू पार्टनर हैज बीन चेंज्ड, चेंज हो चुकी है। ठीक, अगर तो है रेशो सेम, अगर तो है रेशो सेम तो एंट्री क्या होगी, जो प्रॉफिट निकाला ना एंट्री होगी बच्चे इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। चलो ये समझ आ गया ना, अभी लिखता हूं, इसको नोट कर लेना बच्चे, वीडियो को बैक करके ना नोट कर लेना। हाँ जी, आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या करना है आपको, पास जर्नल एंट्री, आपको एक एंट्री पास करनी है। उसके वही दो केस हो सकते हैं, एक क्या है न्यू रेशो सेम, एक हो सकता है न्यू रेशो चेंज्ड। अगर तो है न्यू रेशो सेम तो प्रॉफिट की एंट्री होगी, प्रॉफिट की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर। अगर रेशो सेम रहती है तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर, अगर है लॉस तो उल्टी एंट्री हो जाएगी डिसीज पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। ठीक है जी, इनमें से कोई एक एंट्री होगी, और यह है लॉस के केस में, यह है प्रॉफिट के केस में। अगर होती है न्यू रेशो चेंज तो जो आपने प्रॉफिट निकाला है उसकी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट की एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और अगर है लॉस तो क्या होगी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। खत्म। सर इतना कुछ आपने समझा दिया, अब बच्चे मैं फटाफट आपको रिवाइज कराता हूं। मैंने कुछ भी नहीं समझाया बेटा आपको, सिर्फ आपको एक एंट्री सिखाई है। क्या सिखाया है वो देखते हैं। देखो बच्चे, जब हमारा बिजनेस चलता हुआ आ रहा है और ड्यूरिंग द ईयर एक पार्टनर एक्सपायर हो जाए तो जितने 2 महीने 3 महीने जितने महीने उसने काम किया है हमें उसके हिस्से का प्रॉफिट निकालना है।
प्रॉफिट दो तरीकों से निकल सकता है, या तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेस पे या फिर सेल के बेस पे, दोनों आपको सिखा दिया। जब आपके पास वो प्रॉफिट आ जाएगा तो उस प्रॉफिट की एंट्री डालनी है, या तो उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस टू डिसीज पार्टनर, या होगी गेन इनटू सैक्रिफाइस। आपको देखना पड़ेगा क्या रेशियो चेंज है, अगर रेशियो चेंज है तो एंट्री पा देना गेन इनटू सैक्रिफाइस, अगर रेशियो सेम है तो एंट्री पा देना प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस टू डिसीज पार्टनर। और अगर सारा ये लॉस है तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। हाँ जी, आई होप ये बात आपको समझ आई है। लास्ट बात बच्चे इस चैप्टर की, उसके बाद ही चैप्टर खत्म। हाँ जी, लास्ट बात भी क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल सा। देखो बच्चे, नॉर्मली आप क्या करते हो, आप सबसे पहले गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे, फिर आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी करोगे, फिर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। उसके बाद हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। हम तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ए बी सी, फिर इधर भी ए बी सी बनाते हैं ना बच्चे, पर्टिकुलर्स बनाते हैं ना बच्चे। डेथ वाले चैप्टर में वो क्या बोलता है, आपको ए का कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, बी का कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सी का कैपिटल अकाउंट बनाओ। क्वेश्चन में मेंशन होगा मेक डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सेम बनेगा। बस पहले हम क्या करते हैं, तीनों बनाते हैं ना, आपको तीनों बनाने की नीड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिसीज्ड पार्टनर का बनाना है। हाँ, अगर उसने डिसीज पार्टनर का नहीं बोला तो सबका बना दो, ठीक है। अगर डिसीज का बोला है तो सिर्फ सी वाली एंट्रियां, सी का कैपिटल अकाउंट बनेगा, जैसे सी का ओपनिंग कैपिटल, सी का सारा प्रॉफिट, सी का सब कुछ, सी का इधर। कहने का मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको बनाना आता है। अभी आप तीनों बनाते हो ना, ए का भी, बी का भी, सी का भी, तो ए बी का छोड़ देना, सिर्फ सी वाला, जो सी की एंट्रीज हैं वो सारी सी कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगी, ए और बी की एंट्रीज कहीं नहीं आएंगी, सिर्फ डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ठीक। तो यहां क्या लिखोगे, ओपनिंग कैपिटल, सारी एंट्रीज। जो डिसीज पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस में नहीं जाएगा। देखो, रिटायर पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर हो जाता है उसका क्लोजिंग बैलेंस कहां जाता है, लोन अकाउंट में, याद है ना, लोन अकाउंट। जो रिटायर होता है, रिटायर का जो क्लोजिंग बैलेंस आता है आप उसको डालते हो लोन के नाम से। और बच्चे, जो डिसीज पार्टनर होता है उसका क्लोजिंग अकाउंट जाता है उसके एग्जीक्यूटिव के नाम, ऐसे आ जाएगा डीज एग्जीक्यूटिव। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा पैसा उसके नॉमिनी को मिलेगा, तो जितना भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो सारा चला जाएगा डीज एग्जीक्यूटिव अकाउंट में। आज की क्लास में इतना ही। इलस्ट्रेशन 1 टू इलस्ट्रेशन 18 कर लेना, सारे मुझे डाउट्स देना, कल आपके मैं डाउट्स लेके इस चैप्टर को वाइंडिंग अप कर देंगे। बस मेरी तरफ से सिर्फ एक चैप्टर रह गया जिसका नाम है डिसोल्यूशन, उसके बाद ये बुक खत्म। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से करो, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।